वेलकम टू टारगेट एग्ज़ाम चैनल। दोस्तों, आज हमें आशा है कि आप सब ठीक ही होंगे और अपना स्टडी को लगातार बनाए रखे होंगे। चलिए हम बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल हमने वेदांग पढ़ा था, जिसमें शिक्षा, कल्प और व्याकरण, निरुक्त और छंद, ज्योतिष, इसमें से हमने शिक्षा, कल्प पढ़ लिया था। और आज हम आगे इतिहास का जो वेदांग है उसमें व्याकरण का पढ़ाई करेंगे। चलिए आगे हम पढ़ते हैं व्याकरण और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जितने भी दोस्त अभी नए हमसे जुड़े हैं उन सबों से ये चैनल, टारगेट एग्ज़ाम चैनल को लाइक और शेयर करें और जिनको इस वीडियो का ज़रूरत है उन तक पहुंचाएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्याकरण की प्रमुख रचना पाणिनि कृत अष्टाध्याय 5वीं शती ईस्वी पूर्व में, जिसमें 8 अध्याय एवं 400 सूक्त हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में कात्यायन ने संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले नए शब्दों का व्याख्या के लिए कार्तिक लिखे। चलिए आगे पढ़ते हैं। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में पतंजलि ने पाणिनि के सूत्रों पर महाभाष्य लिखा। निरुक्त हम पढ़ते हैं, जो वेदांग का चौथा भाग है। चलिए निरुक्त को हम इसको भाषा से परिवर्तित करते हैं और इसमें भाषा का ज्ञान दिया गया है। क्लिष्ट वैदिक शब्दों के संकलन निघंटु की व्याख्या हेतु यास्क ने निरुक्त की रचना की, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। छंद, जो 5वां वेदांग है, उसे हम पढ़ते हैं। छंद शास्त्र पर पिडगल मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। और 6ठा वेदांग का पाठ है, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। जितना ज़रूरत है एग्ज़ाम के दृष्टि से उतना ही हम पढ़ेंगे और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना हमें एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़रूरत है उतना ही पढ़ें। और आप लोग से देख लें कि कैसे ये रीड किया जाता है बुक, और बुक को सभी चीज़ नहीं पढ़ा जाता है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। शुभ मुहूर्त में यागिक अनुष्ठान करने के लिए ग्रहों तथा नक्षत्रों का अध्ययन करने के सही समय का ज्ञान करने की विधि को वेदांग ज्योतिष की उत्पत्ति की सर्वप्राचीन रचना मगध मुनि कृत वेदांग ज्योतिष है। ज्योतिष के सबसे प्राचीन आचार्य मगध मुनि हैं। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक हैं। वेदांग ज्योतिष के ऋग्वेद यजुर्वेद से संबंधित 2 ग्रंथ है, आचार्य ज्योतिष एवं यजुष ज्योतिष। चलिए दोस्तों हम अब आगे पढ़ते हैं। वेदांग खत्म हो गया, अब पुराण को हम समझते हैं और देखते हैं इसको पढ़ करके। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्या होता है, मतलब प्राचीन ज्ञान। प्राचीन में जो ज्ञान होता है उसको हम प्राचीन ज्ञान कहते हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में अनेक बार आता है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। कुछ पुराणों की संख्या मुख्यतः पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण, कर्म कांडे, भविष्य और भागवत, ब्रह्मांड, वैस्तव, वामन, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कुर्रम एवं स्कंद, ये सब पुराणों की है। ये सभी पुराण महापुराण कहलाते हैं। दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से मत्स्य पुराण का
संबंध सातवाहन से तथा वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से कहा गया है। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जैसे विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है, तो आप लोगों का क्या आंसर रहेगा कमेंट में बताएं। जैसे संबंध क्या रहेगा, मौर्य वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम स्मृति को पढ़ते हैं। स्मृति या धर्मशास्त्र साहित्य के कालांतर में स्मृति ग्रंथों का विकास होने के कारण इन्हें धर्मशास्त्र की संज्ञा भी दी गई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें मनुस्मृति गुप्त काल ईसा पूर्व द्वितीय शती सर्वाधिक प्राचीन तथा प्रमाणिक है। शेष गुप्तकालीन 5वीं शती ईसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मनुस्मृति के प्रसिद्ध भाष्यकार मेघातिथि गोविंद राज तथा कुल्लुक भट्ट हैं और याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप विज्ञानेश्वर मिताक्षरा अपरार्क इत्यादि हैं। कल्पसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। इसे ईसा पूर्व 600 से 300 ईसा पूर्व के मध्य रचित है। स्रोत सूत्र, दूसरा है गृह सूत्र, तीसरा है मगध सूत्र, चौथा है सुलभ सूत्र। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझने की कोशिश करते हैं। अब हम जानते हैं भारतीय दर्शन के प्रवर्तक। पहला है सांख्य दर्शन, जिसमें का प्रवर्तक है कपिल। दूसरा है न्याय दर्शन, इसका प्रवर्तक है गौतम। तीसरा है योग दर्शन, जिसका प्रवर्तक है पतंजलि। चौथा है वैशेषिक दर्शन, जिसका प्रवर्तक कनाद को माना जाता है। पूर्व मीमांसा जैमिनी को माना जाता है। उत्तर मीमांसा बदरायन प्रवर्तक है। चलिए दोस्तों, अब हम बौद्ध साहित्य को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बौद्ध साहित्य जिसमें बौद्ध पिटक को भी शामिल किया गया है। जैसे पिटक की संख्या 3 पिटक है बौद्ध साहित्य में। विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। आइए हम विनय पिटक के बारे में जानते हैं। पिटक जो अक्सर पाली भाषा में रचित है। बौद्ध के पिटक जो है पाली भाषा में रचित है। चलिए अब हम विनय पिटक को समझते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसमें संघ संबंधी नियमों, वैदिक आचार विचार व विधि निषेधों का संग्रह है, जिसके निम्न भाग हैं। पहला भाग है प्रतिमोक्ष, जिसमें मोक्ष का उल्लेख किया गया है कि इसमें मोक्ष संबंधी नियमों, विधियां और विधानों का उल्लेख किया गया है। इसे प्रतिमोक्ष कहते हैं। दूसरा है सुत्ताभिंडक। इसमें प्रतिमोक्ष के नियमों पर भाष्य प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें 2 भाग हैं, महाभिंडक तथा भिखुनी। मतलब भिखुनी जिसको कहते हैं भिक्ष मांगने वाला, भीख मांगने वाला को भिक्षुनी कहा जाता है, इसमें कहा गया है। अब तीसरा है खंडक। इसमें संघीय जीवन संबंधी विधियों का विस्तार वर्णन है, जिसके महावग और सुल्लुग नामक 2 भाग हैं। चौथा है पिटक में विनय पिटक का भाग परिवार। इसमें परिवार के बारे में बताया गया है कि कैसा परिवार, क्या रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, उसके बारे में ये इसमें दर्शाया गया है। चलिए दोस्तों, जो अभी तक लाइक और शेयर नहीं किए हैं दोस्तों, वो लाइक और शेयर करें और जितने भी मेरे प्यारे दोस्तों हैं और जिनको इस वीडियो का ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सूत्र पिटक
के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें बौद्ध के सिद्धांत तथा उपदेश का संग्रह है। इसमें 5 निकाय आते हैं: दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय तथा कुंडक निकाय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछता है सूत्र पिटक में कौन सा निकाय आता है। जैसे ऑप्शन अलग अलग रहेगा और इसमें से एक ही कोई ऑप्शन दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसमें सूत्र पिटक में कौन सा सिद्धांत उपदेश ग्रहण है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम अभिधम पिटक को पढ़ते हैं, जिसमें बौद्ध साहित्य का लास्ट पिटक है, मतलब तीसरा पिटक है। यह प्रश्नोत्तर क्रम में है और इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। इसमें कितने दार्शनिक आए गए उन सबों का इसमें बौद्ध साहित्य में पिटक से में दर्शाया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते दोस्तों। इसमें 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं: धम्म संगति, विभंग, धातु कथा, पुगल, पंचकी और कथा वस्तु, यमक तथा पठान। इन सभी का इसमें ग्रंथ 7 दर्शाया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानने की कोशिश करते हैं। अभिधम पिटक सबसे बाद की रचना है जो कुषाण काल में हुई चौथी बौद्ध संगति में संकलन किया गया था। जो बौद्ध संगति हुआ था चौथी, उसी में इसका संकलन किया गया था, मतलब लाया गया था। चलिए दोस्तों अब हम आगे जानते हैं संस्कृत बौद्ध ग्रंथ। संस्कृत बौद्ध ग्रंथ लेखकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम कवि एवं नाटककार अश्वघोष का है। अश्वघोष को जानते हैं दोस्तों? अश्वघोष। चलिए उनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिसमें बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंदन तथा सारिपुत्र प्रकरण है। ये सभी रचनाएं इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें प्रथम 2 रचनाएं महाकाव्य तथा अंतिम रचनाएं नाटक ग्रंथ है। ये जो है महाकाव्य है और इसका अंतिम रचना नाटक है। ये जो है सारिपुत्र प्रकरण नाटक है, नाटक माना गया है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। संस्कृत में ही निम्नलिखित महावस्तु तथा ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध के जीवन तथा दिव्यदान में प्रवर्ती मौर्य शासकों एवं शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख मिलता है। इसी संस्कृत में ही पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख मिलता है। अब हम जैन साहित्य पढ़ते हैं दोस्तों। जैसे जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रतिज्ञा और 6 छेद सूत्र हैं और 4 मूल सूत्र, अनुप्रयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र की गणना की जाती है। चलिए अंग 12 है, जिसमें अंग 4 अंग और सूर्य कंडक सूत्र कृतांग, ये इम्पोर्टेंट है। अब भागवती सूत्र कहा जाएगा आपसे कि जैन साहित्य में जो अंग है, अंग की संख्या कितना है, तो आपका क्या आंसर होगा? 12। और अगर पूछा जाएगा इनमें से कौन सा जैन साहित्य का अंग नहीं है, तो आप लोग को इसमें से किसी अंग का नाम नहीं लिखा जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें से किस अंग का भाग है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चारांग सूत्र, सूर्य कंडक सूत्र और भागवती सूत्र को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त सभी ग्रंथों, इसको हम देखते हैं दोस्तों। उपयुक्त सभी ग्रंथ श्वेतांबर संप्रदाय के जैनों के लिए था। जितने भी ग्रंथ थे उन सभी में श्वेतांबर संप्रदाय ही पढ़ते थे। दिगंबर संप्रदाय मतबली इन्हें प्रमाणित नहीं मानते थे। जो भी मतलब कहते नहीं कि हम इस धर्म को मानते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, जो इस संप्रदाय को मानते थे
वो उसको मानते थे और जो नहीं मानते थे वो दिगंबर संप्रदाय थे। चलिए, अब श्वेतांबर अनुश्रुति के अनुसार महावीर की मृत्यु के 140 वर्ष बाद वल्लभी के देवी क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें धार्मिक साहित्य को संकलित किया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दिगंबर मतावलंबी भद्रबाहु की शिक्षाओं को ही प्रमाणित मानते थे। दिगंबर संप्रदाय भद्रबाहु को ही मानते थे। चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों, अब हम लौकिक साहित्य या धर्मोत्तर साहित्य को पढ़ते हैं, जिसमें रामायण आता है। वाल्मीकि कृत महाकाव्य रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 12000 हुए और फिर 2400 हो गए। इसे चतुर्वर्षती साहसी संहिता भी कहा गया है। इसकी रचना संभवतः ईस्वी 5वीं सदी में आरंभ हुई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर इसकी रचना महाभारत के बाद की गई प्रतीत होती है। यह 7 कांडों में विभक्त है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, सुंदरकांड, किंचिद्धा कांड, राम हनुमान मिलन। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिंघा कांड किसके मिलन से संबंधित है? तो इसमें राम और हनुमान के मिलन से संबंधित है कि चिंघा कांड। और युद्ध कांड तथा उत्तराकांड में अधिकांश भागों को परीक्षित माना जाता है। चलिए दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं। महाभारत। वेद व्यास कृति महाभारत महाकाव्य संभवतः 10वीं सदी ईस्वी से पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास होता है। पहले इसे मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता कहा गया है। जिसमें जय संहिता है उसका विजय संबंधी ग्रंथ था। जय संहिता जो है विजय संबंधी ग्रंथ था। बाद में श्लोक संख्या बढ़ाकर 24000 हो जाने पर यह भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें वैदिक भरत के वंशों की कथा है। कहने का अर्थ है कि भरत जो वंश थे उसमें महाभारत में कथा बताया गया है और इसमें कथा वही भरत के वंशजों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसका नाम कालांतर में 1,00,000 श्लोक हो गए और साहसी संहिता या महाभारत कहलाने लगे। कहने का अर्थ है कि जब 1000 श्लोक 1,00,000 श्लोक हो गए और यह सप्त संहिता या महाभारत कहलाने लगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। देखिए दोस्तों, जिसमें पहला पर्व आदि पर्व है, दूसरा पर्व सभा पर्व है, तीसरा पर्व वन पर्व है, चौथा पर्व विराट पर्व है, पांचवा पर्व उद्योग पर्व है, छठा पर्व भीषण पर्व है, सातवां पर्व तुरंत पर्व है, आठवां पर्व कर्ण पर्व है, नौवां पर्व शल्य पर्व है, शौतिक 10वां है और 11वां स्त्री पर्व है, 12वां शांति पर्व है, 13वां अनुशासन पर्व है, 14वां अश्वमेघ पर्व है, 15वां आश्रमवासी पर्व है, 16वां मौसल पर्व है, 17वां महाप्रस्थानिक पर्व है, 18वां स्वर्गरोहण पर्व है। इसको ध्यान रखिएगा, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट एक आता है वर्म पर्व, आदि पर्व और विराट पर्व, इन सभी और भीषण पर्व, ये सभी से क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा हरिवंश इसका परिशिष्ट मिल्खय पर्व है, जिसमें कृष्ण वंश की कथा वर्णित है। ये जो है हरिवंश, इसका परिशिष्ट
मतलब पर्व है जिसमें कृष्ण वंश की कथा का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। अर्थशास्त्रकृत जो है अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण मौर्यकालीन विधि ग्रंथ है जिसकी रचना कौटिल्य को विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है जिसमें द्वितीय तथा तृतीय सर्वाधिक प्राचीन है। इसमें अर्थशास्त्र में जो द्वितीय और तृतीय है अधिकरण वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्राचीन भी माना गया है। चलिए आगे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब हम प्रमुख संस्कृत साहित्य देखते हैं। संस्कृत साहित्य में पहला आता है कालिदास, जो शैव मतावलंबी कालिदास गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। कालिदास द्वारा रचित 7 पद और नाट्य ग्रंथों की पाणिनि कृता सुविदित है। इनके नाटक निम्नलिखित हैं। कालिदास के पद और ग्रंथ को देखते हैं, जिसमें पहला आता है ऋतु संहारण, दूसरा आता है मेघदूत, कुमार संभव, चौथा रघुवंशम और 5वां है मालविकाग्निमित्रम, छठा है विक्रमोर्वशीय और 7वां है अभिज्ञान शकुंतलम। ये सब रचना जो है कालिदास की रचना है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें तो एग्ज़ाम में आता है। और चलिए अब हम आगे देखते हैं। भारवी 18 सर्गों में विभाजित क्रीताजुर्नियम नामक महाकाव्य के रचयिता है। भारवी जो है क्रीताजुर्नियम नामक महाकाव्य के रचयिता है। और चलिए देखते हैं आगे। माघ जो है 675 ईस्वी में महाकाव्य शिशुपाल वध के रचयिता है। जो महाकाव्य है शिशुपाल, इसका रचयिता माघ को कहा गया है। श्रीहर्ष को जो है 12वीं शताब्दी गढ़वाल जयचंद, इसको कहा जाता है गढ़वाल जयचंद कहा जाता है। श्रीहर्ष को नैषधीय चरित्र महाकाव्य लिखा और खंडाघ अद्वैतवाद का प्रणयन के रचनाकार है। भास आगे देखते हैं। भास जो है ईस्वी पूर्व 5वीं 4वीं शती कालिदास के पूर्ववर्ती प्रथम नाटककार है, जो 13 नाटकों के प्रणेता है। और इसमें से सवपन, वासदत्ता और उरुभंग प्रतिमा सॉरी दोस्तों गलत पढ़ा गया। प्रतिमका, अभिषेक, पंचरात्र, माध्यम वायोम, दूध घोटकच्छ, कर्णभार और दूत वाक्य, बाल चरित्र, दरिद्र, चारुदत्त, अभिमारक, प्रतिज्ञा, योग, धन, रायन, ये जो है भास की रचना है। चलिए अब इसमें देखते हैं विशाखदत्त गुप्तकालीन, जिसने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम लिखा है। अब आगे देखते हैं। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी पूर्व 606 से 647 ईस्वी में 3 नाटक रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंदन का लेखक है। अब भवभूति 700 ईस्वी
यशोवर्धन कन्नौज राजा के शासक के दरबार में थे, जो 3 नाटक लिखी। मालती माधव, उत्तरा रामचरित्र, महावीर चरित्र। जो रामचरित्र और महावीर चरित्र है, ये सब लिखा हुआ भवभूति का है। चंद्रशेखर, कन्नौज के प्रतिहार राजा महेंद्रपाल 890 से 908 ईस्वी तथा महिपाल 910 से 940 ईस्वी की राज्यसभा में निवास करने वाले प्रसिद्ध संस्कृत कवि या नाटककार थे। चलिए आगे देखते हैं। 4 नाटकों तथा 1 अलंकार शास्त्र का प्रणयन, बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड पांडव, सिद्धाभंजिका, कपूर मंजरी काव्य मीमांसा है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों और समझने की कोशिश करते हैं। गद्य साहित्य। गद्य साहित्य बाण भट्ट हर्ष काल का कवि, जो हर्ष चरित्र एवं कादम्बिनी लिखा था। दंडी पल्लव नरसिंह वर्मन 690 से 715 ईस्वी में रहा। इसका काव्य है काव्य दर्शन और 10 कुमार चरित्र और सॉरी दोस्तों, ये जो पढ़ा गया है चरित्र आरती सुंदरी कथा। चलिए आगे देखते हैं। साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य को समझते हैं। इसमें पद्मगुप्त परिमल, जो पद्मगुप्त था उसको परिमल भी कहा जाता था। परमार शासक मुंज 992 से 998 ईस्वी नव चरित्र लिखा था। बिलहन कल्याणी के चालुक्य विक्रमादित्य 1076 से 1127 ईस्वी विक्रमांकदेव चरित्र लिखा। कल्हन को तो कौन नहीं जानता है, सभी जितने भी स्टडी करने वाले बच्चे हैं वो सभी जानते हैं कल्हन को। आइए हम कल्हन के बारे में कुछ जानते हैं। कल्हन ने अपने प्रमुख ग्रंथ राजतरंगिणी की रचना कश्मीर नरेश 1127 से 1159 ईस्वी के काल में की, जिसमें 8 तरंगों में कश्मीर का 12वीं सदी तक का इतिहास वर्णित है। इसमें जो है राजतरंगिणी कल्हन ने लिखा है, जिसमें कश्मीर के राजा नरेश जयसिंह का वर्णन किया गया है, जिसमें 8 तरंगों का वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास राजतरंगिणी जो था संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि राजतरंगिणी किस भाषा में लिखा गया है। चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों। हेमचंद 12वीं शती, कुमारपाल चरित्र द्वया श्रम महाकाव्य लिखा था। नयचंद सूरी हमीर काव्य लिखा था। जयानक जो है पृथ्वीराज विजय लिखा था और वाक्यपति राज गौड़बाहों को लिखा था। संध्याकर नंदी रामपाल चरित्र लिखा था। संध्याकर नंदी जो है वो रामपाल चरित्र लिखा था। चलिए आगे देखते हैं। कथा साहित्य। गुणांड्य प्रसिद्ध रचना विहत कथा 85 भाषा सातवाहन नरेश हाल प्रथम द्वितीय शती का दरबारी कवि महेंद्र विहत कथा मंजरी सोमदेव
कथा सारित सागर, विष्णु शर्मा जो पंचतंत्र के लेखक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन बनता है पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो इसमें आंसर आएगा विष्णु शर्मा। और नागभट्ट हितोपदेश के जो लेखक हैं, संस्कृत शिक्षा का प्रथम ग्रंथ है जो नागभट्ट द्वारा लिखा गया हितोपदेश का है। और अमर सिंह अमरकोश शब्दकोश है, इसमें शब्दों का आंकलन किया गया है, शब्द के बारे में, शब्द कैसा होना चाहिए, कैसा शब्द का रूपरेखा हो, वैसे इसमें शब्दों को बताया गया है अमरकोश में। आगे देखते हैं। अब हम जैसा कि इतिहास में देख चुके हैं, अब हम विदेशी यात्रों के विवरण के बारे में जानेंगे, जिसमें भारत आने वाले विदेशी यात्री एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिलती है, जिसमें अनेक यूनानी, रोमन, अरबी और चीनी यात्री सम्मिलित थे। कहने का अर्थ यह है कि विदेशी में सब जो मतलब समुदाय के लोग आए और जिन जिन देशों से आए, उन सभी में पहला यूनानी, दूसरा रोमन, तीसरा अरबी और चीनी यात्री भी थे। यूनानी रोमन परंपरागत लेखक, जो यूनान के लेखक जो थे, उनको अब देखते हैं। इसमें सिकंदर महान के आक्रमण के समय एक समकालीन भारतीय राजा सेफडोकोटस का नाम यूनानी लेखकों स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने किया है। विलियम जोन्स ने जिसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया है। एरियन तथा प्लूटार्क ने इसे हेरोडोटस तथा पिलाकर्स ने सेफडोकोटस के नाम से उल्लेखित किया है। सिकंदर महान जो था उसको चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से उसको जाना गया है। जैसे स्ट्रोबो, डायोरस, प्लिनी और एरियन नामक यूनानी विद्वान क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। क्लासिकल लेखक जैसे में पुरानिक जो है लेखक है वो क्लासिकल ही कहलाता है। अब आगे देखते हैं। तैथिस ईरानी राजवैद्य, जिसने मात्र ईरानी अधिकारों से ही भारत विषयक ज्ञान प्राप्त करके अपना विवरण लिखा था। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों और समझने की कोशिश करते हैं। अब आता है नाम हेरोडोटस का। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहलाने वाले हेरोडोटस ने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी के भारत फारस संबंध का वर्णन अश्शूरियों के आधार पर किया। अश्शूरियों जैसे मतलब भारत और फारस के संबंध में जो भी बातें कही गई है इस हिस्टोरिका नामक बुक में लिखा गया था। अब नियाकर्स, अनेसिक्रिटम एवं अरिस्टोबुलस सिकंदर के साथ भारत आने वाले इन लेखकों के विवरण अधिक प्रामाणिक है, जिसका उद्देश्य अपने देशवासियों को भारतीयों के विषय में बताना था। चलिए हम आगे देखते हैं। जो महत्वपूर्ण है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी अपने से आप रीड कर सकते हैं बुक को अगर आपके पास होगा, नहीं तो इसको देख करके इतना देख लीजिएगा, इतना ही काफ़ी है एग्ज़ाम के लिए, जितना पॉइंट इसमें हाईलाइटेड किया गया है। बाकी इन सबों को उतना ज़रूरत नहीं है, जो उन सबों को हम छोड़ दिए हैं। चलिए अब मेगास्थनीज को देखते हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष तक रहा।
जानते हैं सेल्यूकस निकेटर्स के दरबार में जो राजपूत बन के 14 वर्ष तक रहा। आज के लोग तो एक ही वर्ष में भाग जाते हैं या कहीं अच्छा ही नहीं लगता है। चलिए दोस्तों, सब बातें को छोड़ते हुए आगे हम बढ़ते हैं। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन साम्राज्य व संस्कृति के बारे में लिखा, लेकिन इंडिका अब उपलब्ध नहीं है। इसके उपलब्ध में जानकारी उत्तरकालीन यूनानी लेखकों के द्वारा के रूप में प्राप्त होती है। अब आता है दूसरा नाम, डायमेकस। सीरिया राजा अंतियोकस के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में रहता था। सीरिया का राजा जो था अंतियोकस के राजदूत था डायमेकस। अब आगे हम देखते हैं डायोनीशियस। मिस्र नरेश टॉलेमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। फिलाडेल्फस जो था टॉलेमी के राजदूत था, जो अशोक के दरबार में टॉलेमी ने भेजा था। चलिए अब टॉलेमी की कुछ बातें को देखते हैं। टॉलेमी की जियोग्राफी और पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी जियोग्राफी लगभग 150 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी, जिसमें प्राचीन भारतीय भूगोल और वाणिज्य का वर्णन मिलता है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो टॉलेमी है उसका बुक कौन सा है। उसका बुक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, हम प्लिनी के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। प्लिनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका प्रथम सदी में लिखा गया। यह लैटिन भाषा में है, जिसमें भारत एवं इटली के मध्य होने वाले व्यापार, भारतीय पशुओं, वनस्पतियों, खनिजों का विवरण मिलता है। प्लिनी जो लिखा है नेचुरल हिस्ट्री का पुस्तक लिखा है। ये जो नेचुरल हिस्ट्री का पुस्तक है प्लिनी का है। इसमें लैटिन भाषा में लिखा था भारत और इटली के मध्य होने वाले व्यापार के बारे में, जिसमें भारतीय पशु और वनस्पतियों, खनिजों का विवरण मिलता है। चलिए अब हम देखते हैं चीनी लेखक। चीनी लेखक के बारे में जानते हैं दोस्तों। फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, 375 से 415 ईस्वी के दरबार में भारत आया था। जो फाहियान था गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय, या उसी का नाम विक्रमादित्य है, इसके दरबार में आया था प्लिनी। अब देखते हैं हम हेनसांग को दोस्तों। हेनसांग कन्नौज के शासक हर्षवर्धन 606 से ईस्वी और 647 ईस्वी के शासन काल में भारत आया था। 16 वर्ष तक के विभिन्न स्थानों की यात्रा की। 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की। अभी जो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में जो स्थित है, सबसे पहले ये तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थित है। इसका जवाब आएगा बिहार में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं और समझते हैं। इसका यात्रा विवरण सीयू की नाम से प्रसिद्ध है, जो हर्षकालीन भारत की स्थिति जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। सीयूकी जो है हेनसांग की यात्रा के बारे में लिखा गया था। अब आएगा इति सिंह जो है 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले इस चीनी यात्री ने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय की भारत की स्थिति का वर्णन करता है। और देखते हैं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट लेखक हैं चीनी यात्री जो थे, और उन्होंने जो लिखा है और यात्रा की है उसके बारे में, जो चाऊ जू कुआं चोल इतिहास का विवरण बताता है। जो अपने लेखक
लेखन के द्वारा चोल इतिहास के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब अरबी लेखक जो है, पहला जो अल-बरूनी अबू रिहान, जिसका नाम अल-बरूनी था, उसका दूसरा नाम अबू रिहान था। उसने तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद अर्थात भारत की खोज कानून अल मसूदी लिखा। महमूद गजनवी के आक्रमण 1000 ईस्वी के समय भारत आने वाले इस अरबी विद्वान ने राजपूत कालीन भारत की वर्णन व्यवस्था, रीति रिवाज तथा राजनीति आदि का प्रशंसात्मक वर्णन किया है। जो अल-बरूनी था, इसमें जो तहकीके हिंद एंड किताबुल हिंद अर्थात भारत की खोज लिखा, इसे अरबी में कानून अल मसूदी कहा जाता है। जो विवरण बताता है कि महमूद गजनवी 1000 ईस्वी के समय भारत आने वाला अरबी विद्वान राजपूत कालीन वर्णन व्यवस्था रीति रिवाज के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अब उसके बाद अरबी लेखक आने वाले दूसरा सुलेमान। 9वीं शताब्दी ईसा में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान ने प्रतिहार और पाल राजाओं के विषय में लिखा, जिसमें प्रतिहार और पाल राजाओं के बारे में कुछ लिखा और प्रस्तुत किया। अब तीसरा आने वाला अरबी लेखक अल मसूदी 915 से 916 ईस्वी में बगदाद से आने वाले अल मसूदी ने प्रतिहार राजाओं का वर्णन किया। उपयुक्त लेखकों के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ 12वीं सदी के ग्रंथों कंगयूर और तंगयूर से भी भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। कंगयूर और तंगयूर जिसने लिखा, तिब्बती यात्री लेखक था तारानाथ। इसको याद रखना दोस्तों, ये जितने भी हैं ग्रंथ लिखा गया है, ये तारानाथ जो कंगयूर और तंगयूर लिखा है, इसमें भारत का इतिहास पर प्रकाश डालने की कोशिश किया गया था। और जो सुलेमान हैं, वो प्रतिहार राजा और पाल राजाओं के विषय में लिखा था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। वेनिस इटली का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य राज्य की यात्रा पर आया था, इसीलिए उसका यात्रा विवरण मूलतः दक्षिण भारत से ही संबंधित है। वेनिस जो है, मार्को पोलो 13वीं शताब्दी इटली के व्यापारी थे, जो भारत आया था यात्रा पे। वो दक्षिण भारत में ही सिमट करके रह गया, आगे उससे नहीं बढ़ा और नहीं देखा कि क्या है आगे। चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक भारत जो है, प्राग ऐतिहासिक भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का वर्णन सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में आरंभ हुआ, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्लवरम मद्रास से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण पत्थर के हाथी की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। आगे देखते हैं दोस्तों। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फुट ने भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों का भूविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। भारत का जो पूर्व का अध्ययन था, उसमें रॉबर्ट ब्रूस फुट ने लिखा था और संस्थापना की थी। अब देखते हैं आगे दोस्तों।
सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुसंधान के रूप में 1935 ईस्वी में डी टेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व वाले येल कैम्ब्रिज अभियान दल के शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित पोतवार के पठार भाग का व्यापक सर्वेक्षण किया। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों, विद्वानों का विचार है कि सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल प्लाइस्टोसीन एज में हुआ। अब हम आगे देखते हैं, अघतन हेलोसीन जो है अति नूतन 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व और अघतन युग को आज से 10,000 पूर्व आरंभ माना जाता है। अब हम देखते हैं पूरा पाषाण काल, जो शिकार एवं खाद्य संग्रह युग माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन बनता है कि खाद्य संग्रह और शिकार युग किसे माना जाता है, उसको तो आप लोगों का आंसर होगा पूरा पाषाण काल का कहा जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे आदि मानव को धातुओं का ज्ञान नहीं था। इस समय में पूरा पाषाण काल में जो था, आदि मानव को धातुओं का ज्ञान नहीं था। उसके बाद ही धातु का ज्ञान हुआ, इसीलिए इसे पूरा पाषाण युग कहा भी जाता है। और शिकार एवं खाद्य संग्रह युग भी कहा जाता है इसे। चलिए अब देखते हैं, पूरा पाषाण को 3 भागों में बांटा गया है। एक पहला पूरा पाषाण युग जो 25 लाख से 1,000 लाख पूर्व माना गया है। मध्य पाषाण युग 1 लाख पूर्व से 40,000 पूर्व माना गया है। उत्तर पूरा पाषाण युग जो 40,000 पूर्व से 1,000 पूर्व माना गया है। 10,000 पूर्व माना गया है। अब हम पूरा पाषाण युग को जानते हैं। अधिकांश हिम युग आरंभिक पूरा पाषाण युग में ही व्यतीत हुआ है। इसका प्रमाण है कुल्हाड़ी या हस्तकुडार या हेड सॉ, मतलब जिसे कहते हैं हेक्सा, उसे या आरी जो कहते हैं उसे हेड एक्स कहते हैं। विदारणीय मतलब क्लीपर, इंग्लिश में विदरनी को क्लीपर कहते हैं। और खंडासा मतलब खंडक, जो गड़ासा होता है उसको कहते हैं। आप लोग गांव से जुड़े व्यक्ति हैं, इसलिए आप लोग को पता है गड़ासा किसे कहते हैं। इसको बताने की ज़रूरत तो नहीं है, आप लोग समझते तो हैं। चलिए हम आगे देखते हैं और समझते हैं। निम्न पूरा पाषाण युग के अधिक संख्य स्थल सिंधु नदी की सहायक सोहन नदी घाटी संप्राप्ति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पाए गए हैं। आगे देखते हैं। पहली बार सोहन क्षेत्र से संबंधित साक्ष्य मिलने के कारण इसे सोहन संस्कृति की संज्ञा भी दी गई है। पूरा पाषाण युग है, उसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं। पूरा पाषाण कालीन हथियार मिर्ज़ापुर जिले की वेन घाटी उत्तर प्रदेश एवं भीमबेटका की गुफाओं भोपाल मध्य प्रदेश में भी मिले हैं। ये जो वेन घाटी है उत्तर प्रदेश में और भीमबेटका की गुफा है भोपाल में, इसे पूरा पाषाण कालीन हथियार यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं दोस्तों मध्य पूरा पाषाण युग। इस युग में प्रस्तर शल्कों में निर्मित विभिन्न प्रकार के फलक, वेदनी, छेनी, खुरचनी का प्रयोग होता था। अब हम दोस्तों देखते हैं तीसरा उत्तर पूरा पाषाण युग। इस युग में आर्द्रता कम हो गई थी और जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो जाने से हिम युग की अंतिम अवस्था आरंभ हो चुकी थी। इसको हिम युग भी मतलब इस समय हिम युग
का अंतिम अवस्था आरंभ हो गया था। अब इसे देखते हैं आगे। इसी युग में आधुनिक प्रारूप में मानव का निर्माण, जैसे नाम दिया गया होमो सेपियंस का आविर्भाव हुआ। इसी युग में उत्तर पूर्व पाषाण युग में होमो सेपियंस या इसका जो मानव का यही नाम होता है, मानव का नाम होमो सेपियंस कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और जितने भी दोस्त को ये वीडियो अच्छा लगे और इसको जिस व्यक्ति की ज़रूरत है उसे तक पहुंचाए, और शेयर और लाइक एंड बेल आइकन दबा करके रखें। जितने भी इसके बाद जो भी नोटिफिकेशन और वीडियो आएंगे आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।